आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राजीव और प्रताप दोनों ही एक पार्टी से वापस लौट रहे थे। रात के 10 बज रहे होंगे। राजीव बड़ी ही तेजी से गाड़ी चला रहा था। यार इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहा है? प्रताप ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा। राजीव ने कुछ नहीं कहा और बस गाड़ी चलाने पर ध्यान देता रहा। यार राजीव, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम अपनी ही धुन में गाड़ी चलाए जा रहे हो। अभी चुप रहो, शमशान का रास्ता शुरू हो रहा है और मुझे जल्दी से जल्दी इस सुनसान रास्ते को पार करना है। राजीव ने ड्राइविंग करते हुए प्रताप से कहा। क्या यार, तुम भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? शमशान का रास्ता है तो क्या हुआ? प्रताप ने हंसते हुए कहा। राजीव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी तेजी से चलाता रहा। तभी एक लड़की तेज गति से भागती हुई विपरीत दिशा से सीधी आकर उनके गाड़ी से टकराई। एक भयानक चीख उठी उस लड़की की। राजीव और प्रताप दोनों भी चीख पड़े। राजीव ने जोरदार ब्रेक मारी। गाड़ी रुक गई। टायर से धुआं निकल रहा था। राजीव ने मजबूती से स्टीयरिंग पकड़ ली थी तो वहीं सामने बैठे प्रताप ने गाड़ी के डैशबोर्ड को। गाड़ी की लाइट ऑफ हो चुकी थी। अंदर भी और बाहर भी घना अंधेरा छा गया था। राजीव ने अपनी सांस रोक ली। उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएंगे। आंखें मूंदे स्टीयरिंग पर पड़ा था। उसने प्रताप की ओर देखा। अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए एकटक आंखें फाड़कर बाहर की तरफ देख रहा था प्रताप। राजीव, राजीव, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? कहते हुए प्रताप ने उसके माथे को टटोला। कौन है? कौन है? राजीव ने हड़बड़ाते हुए कहा। मैं हूँ राजीव, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर वो लड़की कहाँ गई? लड़की? कौन लड़की? प्रताप ने हैरान होते हुए कहा। वही जो अभी अभी गाड़ी से टकराई थी। राजीव ने उसकी हैरानी दूर करते हुए कहा। पर मैंने तो कोई लड़की नहीं देखी। राजीव ने प्रताप की बात का कोई जवाब दिए बिना धीरे से कार का दरवाज़ा खोला और कार के बाहर आकर आगे पीछे चारों तरफ देखने लगा। कार से 2-3 मीटर की दूरी पर कोई लड़की औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। डरते डरते राजीव उस लड़की के पास गया। आज उसे अपनी दादी माँ की बताई बातें सच होती प्रतीत हो रहे थे, जो वो बचपन में उसे सुनाती आ रहे थे। वो अक्सर उसे बताते थे कि उस शमशान वाले रास्ते में 10 बजे के बाद कभी मत गुजरना। वहाँ एक खूनी मादा भेड़िया रहती है जो युवाओं को अपना शिकार बनाती है। कहते हैं किसी बड़े घराने की कोई लड़की की डोली उधर से ही गुजर रहे थे और किसी अज्ञात रूहानी ताकत ने भेड़िए के रूप में आकर उस औरत को मार डाला। तब से वो स्त्री रात के समय सज संवर कर बाहर निकलती है और अपने शिकार की तलाश करती है। फिर अपने भयानक वेयरवुल्फ के रूप में बदलकर अपने साथ लड़कों को ले जाती है। फिर उनका क्या करती है आज तक कभी पता नहीं लगा। कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। आज भी वहां से गुजरने वाले लोगों का मानना है कि जिस भी वहशी दरिंदे ने नरपच्छी भेड़िए के रूप में उस स्त्री का कत्ल किया था, वो उसका बदला पूरे पुरुष समाज से लेना चाहते थे। गुर्राहट की आवाज के साथ राजीव अचानक से चौंक उठा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर किसी कुत्ते या भेड़िए की गुर्राहट सुनाई दी।
राजीव ने उस लड़की की नब्ज को टटोला जो अभी भी औंधे मुंह पड़ी थी। उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था, पर नब्ज धीमी गति से अभी भी चल रहे थे। उसने उस लड़की को पुकारा, कौन हो तुम और इतनी रात के यहाँ इस सुनसान शमशान के पास क्या कर रही हो? गुर्राहट की अचानक ही एक आवाज आई और वो लड़की उठी। उसके भयानक विभत्स चेहरे को देखकर राजीव की चीख निकल गई। उसकी शक्ल एक लड़की से धीरे धीरे एक भेड़िए के रूप में परिवर्तित हो रहे थे। दांत भयानक रूप से बाहर निकलने लगे थे, एकदम नुकीली। कुत्ते और भेड़िए के माफिक कान और नाक बेतरीब ढंग से बढ़ने लगे थे। चेहरे पर, पूरे शरीर पर बाल बढ़ने शुरू हो गए। आंखें एकदम लाल लाल खून के जैसी अंधेरे में भी चमकती हुई। राजीव को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी दादी की बताई बातें सच थी। अब उसे अपने परिवार की याद आने लगी। क्या हुआ राजीव? कौन है ये? नहीं, अचानक ही उस स्त्री के बदलते भेड़िए रूप को देखकर प्रताप चिल्ला उठा। उसकी चिल्लाहट उस सुनसान शमशान में गूंज उठी, पर सुनता कौन? भागो राजीव, यहाँ से भागो, कहता हुआ उसने राजीव की बाह पकड़ी और घसीटते हुए गाड़ी की ओर लाना चाहा। गुर्राहट अचानक ही उस भेड़िया रूपी लड़की ने गुर्राते हुए कहा, यह आज मेरा शिकार है और एक रात में एक ही शिकार करते हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम क्या समझती हो, इस तरह की बनावटी शक्ल बनाकर हमें डरा दोगी? अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, कहता हुआ प्रताप ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। तभी उस मादा आदमखोर भेड़िए की शक्ल में वो लड़की की अट्ठास की आवाज़ आई। कभी उसकी शक्ल भेड़िए की हो जाती तो कभी लड़की की। ये देखकर प्रताप के शरीर से ठंडे पसीने निकलने शुरू हो गए। कौन हो तुम और हमें मारकर क्या हासिल होगा? अभी बताती हूँ, कहते हुए उस भेड़ियानुमा स्त्री ने अपने भयानक जबड़े को खोला और राजीव को जबड़े में लेती हुई वहां से दौड़ पड़ी। राजीव, राजीव, चिल्लाता रह गया प्रताप और वो खूनी मादा आदमखोर भेड़िया राजीव को लेकर अंधेरे में गायब हो गई। प्रताप को कुछ समझ में नहीं आया, इतनी जल्दी और पलक झपकते ही ये घटना हुई। वो अंधेरे में ही उधर ही दौड़ पड़ा जिधर वो भेड़िया राजीव को लेकर गए थे। चारों तरफ अंधेरा था, कोई गुफा लग रहे थे। भेड़िया उसे अपने जबड़े में दबाए दोनों हाथों से सहारा दिए एक तरफ बढ़ती जा रहे थे। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? राजीव ने उसके जबड़े से निकलने की असफल कोशिश की। उसे लग रहा था कि उस माता नरभक्षी भेड़िए के चंगुल से शायद वो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और बोला, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? तभी उस भेड़िए ने राजीव को जबड़े से बाहर निकाला और अपने हाथों से धक्का दिया। वो लुढ़कता हुआ एक पत्थर से टकराया। उसके सामने एक डरावनी मूर्ति बनी हुई थी जिसके आगे एक दिया जल रहा था। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि अचानक ही उसे फिर उसी भेड़िए की आवाज़ सुनाई दी जो कि बहुत ही तेजी से गुर्रा रहे थे। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? राजीव जोर से चीखते हुए बोला, मुझे एक श्राप से मुक्ति पानी है। तभी एक आवाज़ गूंज उठी जो कि किसी भेड़िए और औरत की मिली जुली आवाज़ थी। कैसा श्राप? तुम मेरा 100वां शिकार हो
और आज मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। आज मुझे आज़ादी मिल जाएगी। जिसके बाद उस भेड़िया स्त्री ने बताना शुरू किया। वो श्राप जो उस रूहानी ताकत वाले आदमखोर भेड़िए ने मुझे गले में काट कर दिया था, उसी की वजह से मैं भेड़िए के रूप में बदल चुकी हूँ। उसका खून मेरे खून में मिल गया था और उसकी रूहानी ताकत मेरे अंदर आ गई। मैं मुक्ति चाहती हूँ। मैं थक चुकी हूँ इस भेड़िया मानव के रूप में। उसकी सारी बातें सुन राजीव बोला, पर किसी निर्दोष को मारकर अपने श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हो? बल्कि पाप के दलदल में तुम धंसती जा रही हो। वो रूहानी ताकत वाला आदमखोर भेड़िया मानव बस तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है वो। फिर दोनों के बीच कुछ बातें इशारे में हुई। मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए उसने फिर से राजीव को अपने दोनों हाथों से किसी बच्चे के माफिक उठा लिया और एक तेज गड़गड़ाहट हुई और फिर तभी अचानक से गोली चलने की एक तेज आवाज आई। दरअसल वहां पर प्रताप पहुंच चुका था और प्रताप ने गोली सीधे उस वेयरवुल्फ के दिल में मारी थी, जैसा कि एक वेयरवुल्फ को मारने के लिए ही गोली चलाया हो। वो वेयरवुल्फ एकदम से ज़मीन पर जा गिरी और तभी वो धीरे धीरे बदलने लगी और उसका पूरा चेहरा वापस से एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। राजीव तुरंत ही भागकर उस लड़की को उठाने की कोशिश करने लगा। वो उसे किसी भी हाल में मरने नहीं देना चाहता था, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वेयरवुल्फ ने, या फिर यूं कहें कि अब उस लड़की ने राजीव के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया। राजीव की आंखों से भी कहीं ना कहीं आंसू के दो बूंद छलक आए। खैर, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जिसके बाद प्रताप ने राजीव को संभाला और वो दोनों दोस्त वहां से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रोहन का खुशी खुशी बर्थडे मन रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे कि रात के 12 बजे के बाद अमावस्या का दिन शुरू हो जाता है। इस बात की किसी को कोई खबर नहीं थी। अंधेरी रात और भोले भाले गांव वाले ये सोचकर खुश हो रहे थे कि इस बार अमावस्या की रात में कोई घटना नहीं घटेगी, जैसे कि पिछले कई अमावस्या से घटती आ रही थी, क्योंकि इस बार ओझा ने अपना काम कर दिया था। सब सो रहे थे। रोहन, उसके पापा और अंकेश सब छत पर सोने लगे। जब तीनों सोए तो सब ठीक था। अचानक रात में अंकेश को कुछ अजीब सी महक आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उसकी बदबू उसको झंझोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसकी सांसें वहीं अटक गई। वहां पर रोहन नहीं था। रोहन, रोहन। तभी उसके पापा भी उठ जाते हैं। वो सब इधर उधर खोजने लगते हैं, लेकिन रोहन कहीं पर भी नहीं था। अचानक गांव में हल्ला मच गया कि इस बार भी वो चुड़ैल ओझा के झाड़ फूंक करने के बावजूद भी बच्चे को उठा कर ले गई। रोहन, रोहन बेटा। उसके पिता समझ गए थे कि वो चुड़ैल उसके बेटे को ले गई है। तभी उनकी आवाज़ सुन उसकी माँ भी उठ गई और बाहर आकर चिल्लाने लगी, रोहन, रोहन, बचाओ, बचाओ मेरे बेटे को। नीचे सो रही अंकिता और रितिका भी बाहर आ गई। क्या हुआ? रितिका ने अंकेश से पूछा। रोहन नहीं मिल रहा है, अंकेश ने रितिका से कहा। रितिका अचानक बेहोश होते होते बची, क्योंकि अंकिता ने उसे संभाल लिया। अचानक अंकिता के ऊपर
खून का एक कतरा सा गिरा और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखती है तो उसके ऊपर एक साथ कई लोथड़े और खून के छींटे पड़ते हैं। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, बचाओ अंकेश। अंकेश ने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चुड़ैल रोहन को अपने रीछ जैसे हाथों में थामी हुई थी और वो रोहन की गर्दन को मुंह से काट रहे थे। रोहन दर्द से बिलबिला रहा था क्योंकि वो उसकी गर्दन को छोड़ नहीं रहे थे। हवा में कोई उसका क्या ही बिगाड़ पाता। रोहन, रोहन, अंकेश लगातार चिल्ला रहा था और फिर वो उसको लेकर जंगल की तरफ उड़ चली। रोहन का शरीर दम तोड़ चुका था। वो उसको उठाए उड़ी चली जा रहे थे। मैं फिर आऊंगी, ये कहते हुए वो उड़कर वहां से चली गई। सभी बस उसे जाते हुए देख रहे थे। अंकेश बस सोचता ही रह गया और वो अपना काम करके जा चुकी थी। रितिका का तो रो रो कर बुरा हाल था और अंकिता कभी रोहन की माँ को समझाती तो कभी रितिका को। गांव वाले सब जानते थे कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हर बार बच्चों को लेकर हवा में उड़ जाते थे। सब उसके पिता को ढाढ़स बंधाने लगे। किसी तरह रात कटी। सुबह जब रोहन को ढूंढने निकले तो रोहन की लाश वही गांव के बाहर खुर्द-बुर्द हालत में मिली। उसको पहचानना भी मुश्किल था। आज अंकेश का जन्मदिन था और अमावस का दिन भी शुरू हो चला था, लेकिन अंकेश ने कोई जन्मदिन नहीं मनाया क्योंकि आज उसका दोस्त रोहन इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। अंकेश के दिल में उस चुड़ैल के लिए बहुत गुस्सा था। उसे पता था कि आज भी अंधेरा होगा और वो चुड़ैल ज़रूर आएगी उसको ले जाने के लिए। रात का सन्नाटा हुआ। आज अंकेश नीचे कमरे में लेटा उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो कब आए। सब अपने अपने कमरे में थे क्योंकि आज की रात फिर खतरनाक होने वाली थी। अंकेश की आंखों में नींद नहीं बल्कि बेचैनी थी। गांव में आज के दिन कोई भी बाहर नहीं निकलता था। अचानक उसे खिड़की के पास एक साया उतरता हुआ नजर आया। वो चुपचाप लेटा रहा। अंकेश एक निडर लड़का था। उसने जानबूझकर दरवाजे की कुंडी ही नहीं लगाई। उसे यकीन था कि आज की रात वो ज़रूर आएगी। अंकिता और रितिका दूसरे कमरे में थी, अपने माँ के पास। शेर का शिकार करना हो तो पहले बकरी को ही बांधा जाता है। वही अंकेश ने किया। अंकेश को यकीन था कि वो उसके बिस्तर से उठाने के लिए और फिर ले जाने के लिए ज़रूर कोशिश करेगी। अचानक दरवाज़ा खुला। बगैर कोई आवाज़ के वो इंतज़ार में था कि कब उसे वो चुड़ैल हाथ लगाए। तभी अचानक से उस चुड़ैल ने उसे पकड़ा और एकदम से अंकेश ने अपना चादर हटाया। उसके हाथों में भभूत थे। उसने तुरंत ही वो भभूत उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। भभूत पड़ते ही वो चुड़ैल जैसे छटपटाने से लगी। उसे जैसे कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। उस चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंकेश ने वहीं पास ही में पड़ा केरोसिन का बोतल उठाया और उस चुड़ैल के ऊपर डाल दिया और फिर माचिस मारकर घर को बंद कर दिया। उस कमरे को बंद करते ही वो चुड़ैल जैसे छटपटाने से लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंकेश बाहर था। फिर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले भी बाहर आ गए। सब उस चुड़ैल को चीखता हुआ सुन रहे थे। फिर धीरे धीरे उसकी चीखें भी बंद हो गई और सब कुछ जैसे शांत हो गया। कुछ देर बाद लोगों ने घर का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर सिर्फ राख पड़ी मिली और कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद से
किसी भी अमावस की रात को किसी का भी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ और तब से लेकर आज तक वो गांव सही सलामत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।